सोच के मैंने राजनीति में कदम रखा है। आने वाले समय में जमुई को, बिहार को एक ऐसा रोल मॉडल बना के पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिखाऊं। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, हम उसकी शुरुआत, उसका मुहिम, उसका चेहरा बनना चाहते हैं। आई एम अ हैप्पी चाइल्ड और मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन और एनडीए ने सबसे ज़्यादा किसी कैंडिडेट को साधने की कोशिश की है तो वो है जमुई की श्रेयसी सिंह को। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं और इन्हें जमुई से बीजेपी ने टिकट दिया है और अब चूंकि चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं इसलिए चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू है। श्रेयसी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू आदर्श जी। ये बताइए कि टिकट तो मिल गया है और आपका परिवार लंबे समय से राजनीति में रहा भी है। क्या लगता है आपको कि आप तो शूटर रही हैं, कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड जीता है, आप सिल्वर जीत चुकी हैं, क्या लगता है आपको कि राजनीति का सफ़र कैसा रहा? राजनीतिक में अभी तो कदम ही रखा है, तो सफ़र तो अभी शुरू होना बाकी है। जैसे आपने कहा कि शूटिंग का सफ़र भी एक बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने जमुई के लिए मेहनत की, जमुई का नाम इंटरनेशनल लेवल पे लाके रखा, बिहार का नाम नेशनल लेवल पे ला के रखा। आपको पता होगा कि मैं नेशनल में बिहार को रिप्रेजेंट करती रही। मैं बिहार से एक लौती महिला हूँ जो शॉटगन विमेन में बिहार को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली यही सोच के मैंने राजनीति में कदम रखा है कि मैं आने वाले समय में जमुई को, बिहार को एक ऐसा रोल मॉडल बना के पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिखाऊं कि कितना विकास का काम हो सकता है और एक एमएलए कैंडिडेट क्या क्या कर सकता है। आपका, जैसा कि मैंने कहा कि पहले से भी आपका परिवार राजनीति में रहा है, पिताजी आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, माँ खुद सांसद रह चुकी हैं, उससे पहले भी आप लोग आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। ये एक श्रेयसी सिंह, एक शूटर, और फिर राजनीति में आना कैसा फैसला था? मतलब कैसे हुआ ये कि आपको भी राजनीति में आना है, जो कि आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है? जी, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, एक राजनीति में एक वो रुचि और एक लगाव भी था। क्योंकि हमारे माता पिता दोनों सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से राजनीति में जुड़े, जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश किए, जनप्रतिनिधि बन भी पाए, वो सेवा की भावना भी हम में है। और हाल ही में जो हमने 6-7 महीने जो पैंडेमिक का समय था, इसमें बहुत से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए थे, सभी लोग थे। तो उस कारण से सोशल मीडिया पे जब हम एक्टिव हुए तो हमने देखा कि कितने युवा युविकाएं बिहार के हर क्षेत्र से हमसे जुड़े और उन्होंने तरह तरह की दिक्कतें बताई। और इसका एक ये बहुत बड़ा कारण रहा कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ साथ उनकी दिक्कतों को हम हटा पाएँ, विकास का काम करके दिखाएं। और ये एक सबसे बड़ा कारण था मेरे लिए राजनीति में आने का। और दूसरी बात, हमारे पिताजी गुजरे 2010 में, उनके बड़े ही अधूरे सपने रह गए हैं, उन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। उनका एक सपना था कि हम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीते। तो जब हमने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में हम 5th पोजीशन पे रहे, 2014 में हम सिल्वर लाए। सिल्वर जीतने के बाद भी हम पहली महिला थे जिसने शॉटगन इंडियन विमेन में पदक जीता था। उसके बाद भी हमको लगा कि नहीं, अगर पिताजी का सपना था तो वो डेफिनेटली गोल्ड का रहा। तो फिर हमने 4 साल मेहनत की और स्वर्ण पदक ला के दिखाया। तो पिताजी के अधूरे सपनों को हम पूरा करते हुए आए हैं। ये मेरा कर्तव्य भी है और हम करना भी चाहते हैं। उसी भावना से हम राजनीति में उतरे हैं। बिहार में चूँकि आप तो पली बढ़ी हैं और बिहार को अच्छे से समझती हैं, जानती हैं, और आपका नेशनल लेवल पे भी इंटरेक्शन रहा है। बिहार के बारे में अगर कहें तो कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य है, और आपके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, जाहिर तौर पर उनसे भी आप लोगों की बातचीत होती ही रही होगी कि कैसे विकास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बिहार को लेकर एक युवा होने के नाते, मैं अब शूटर की प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देता हूँ, एक युवा कैंडिडेट होने के नाते, और आप एक बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, क्या विजन्स हैं, क्या सोच रही हैं कि बिहार में किन चीज़ों को लेकर सबसे पहले बदलाव किए जाने चाहिए? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका ये।
जहाँ तक विजन की बात है और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का होना चाहिए। अब डेवलपमेंट किस तरह का हो सकता है? अगर आप देखें तो हमारे पास स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से ये होगा कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से बिहार के जो लोग अन्य राज्यों में जाके एक सेकंड सिटीज़न के माध्यम से रोज़गारी ढूंढते हैं, वो लोग अपने ही राज्य में अपने घर परिवार के साथ रह के एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन बिता सकते हैं। अब हमारे जैसे अब आर्ट्स और कल्चर की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा हमने मधुबनी पेंटिंग का मास्क पहना हुआ है, मिथिला, हाँ, तो सिमिलरली ऐसा पेंटिंग्स हैं, ऐसा बहुत से हिडन आर्ट है बिहार में, जैसे भागलपुर सिल्क है, कितनों को तो हम भी शायद नहीं जानते होंगे। तो उस तरह के आर्ट को हमको प्रमोट करना है। कल्चर में मूवीज़, क्रांति प्रकाश झा जी की बात कीजिए, मिथिलांचल की मूवी है माखन, हम नाम कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको हाल में अभी नेशनल अवार्ड मिला, पहली मूवी है मैथिली भाषा में जिसको। तो इस तरह का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इसी जो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, हम उसकी शुरुआत, उसका मुहिम, उसका चेहरा बनना चाहते हैं एक आत्मनिर्भर बिहार बना के। आत्मनिर्भर बिहार तब बनेगा जब हम ज़मीनी लेवल पे, जमुई के लेवल पे एक आत्मनिर्भर जमुई बनाएंगे। उससे हमारा भी हम भी सशक्त होंगे, प्रधानमंत्री भी सशक्त होगा, और एक पूर्ण तरीके से बिहार का और हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा। आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया और इसी से मुझे एक सवाल आया कि आपके पिताजी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ में की थी, और सुनने में ये भी आ रहा था कि आपको अपने कैंडिडेट के तौर पर साधने के लिए तेजस्वी यादव लगातार संपर्क में थे, और फिर आप अंततः जाती हैं बीजेपी में ज्वाइन करती हैं। तो क्या लगता है कि ये मतलब बदलाव कैसे, और चूंकि 3 पार्टियों से अब आपका लगाव हो रहा है या आपके नाम जोड़े जा रहे हैं, कैसे रहा ये कि बीजेपी को ही ज्वाइन करें हम? बीजेपी को इसलिए ज्वाइन हमने किया, देखिए पहले तो हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी को हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमारे साथ एक बहुत कोर टीम चलती, क्योंकि आपने बताया कि हमारे पेरेंट्स हमेशा से राजनीति से जुड़े रहे, तो उसके वजह से एक जो हमारी कोर कमेटी है, जो सिर्फ अपने लोग हैं, बिहार के हमारे अपने लोग हैं, उन लोगों में सहसम्मति बना के हम लोग ने ये फैसला लिया है कि बीजेपी का साथ लें, एनडीए संगठन का हम लोग साथ लें। और बिल्कुल आरजेडी ने भी हमें हमसे बातचीत हुई थी, बहुत लोगों से बातचीत हुई थी, और मेरी शुभकामनाएं हैं तेजस्वी जी के साथ। अच्छा, तो तेजस्वी जी ने जाहिर तौर पर क्या कहा होगा आपसे, कि क्या मतलब कुछ तो ऐसा कहा होगा कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको ये पद दे रहे हैं, ऐसी कोई तो बातचीत हुई? नहीं, जो भी बात थी वो उनके और मेरे बीच में है, और पर्सनल इस तरह से नेशनल न्यूज़ में अनाउंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, हम आपके इस पक्ष को तो देख रहे हैं, दूसरी ओर जब आप निकलती हैं क्षेत्र में, चूँकि अभी टिकट बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ आपको मिले हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में भी आप नहीं हैं, अभी आप जब निकलती हैं तो सबसे बड़ी समस्या के तौर पर आपको क्या चीज़ें दिखती हैं, या लोग ऐसे जब आपसे मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लेकर मांग करते हैं या शिकायत करते हैं, या चाहते हैं आपसे कि अगर आप आगे बढ़ें तो उन चीज़ों को सुधारें? एग्रीकल्चर और इरिगेशन एक बहुत बड़ा समस्या है इस क्षेत्र का, और भी अन्य समस्याओं के बारे में हमने बात की, तो लेकिन ये मुख्य रूप से ये समस्या है। अगर हम महिलाओं की भी दिक्कत है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाया है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको लाके ज़मीनी लेवल पे उनका काम हो सबसे पहले जी, क्योंकि अभी भी एनडीए की सरकार है, हम एनडीए की ही प्रत्याशी हैं, और ऐसा नहीं है कि स्कीम्स और पॉलिसीज़ आई नहीं हैं, बहुत सी आई हैं, कुछ काम हुआ भी है, बहुत क्षेत्रों में काम हुआ है, काम दिखता भी है, लेकिन हमें और काम करना है, तो हम उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, श्रेयसी का हम ये पक्ष तो देख रहे हैं, और नॉर्मल लाइफ में श्रेयसी कैसी हैं, क्या पसंद है, और अभी की दिनचर्या क्या है आपकी, क्या करती हैं, चूँकि अभी तो सारी चीज़ें बदल गई होंगी? हाँ, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। अभी इस चुनाव का समय है तो देर रात हो जाती है, जल्दी सुबह उठना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। अदरवाइज़ आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, और मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों को साथ रखना, लोगों से बातचीत करना, तो ये मेरा एक स्वाभाविक नेचर है। मैं जब शूटिंग में भी थी तो मैं ऐसी थी,
मैं उन एथलीट्स में से नहीं थी कि जो कंपटीशन के वक्त एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम कोई फोकस में आ जाते हैं। तो मैं हमेशा हंसते खेलते मिलते लोगों से, अपने टीम मेंबर्स के साथ बातचीत करते हुए ही आगे बढ़ी हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है और मुझे लगता है ये स्वभाव मेरा एक तरीके से एडवांटेज रहेगा जब मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों से जनसंपर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि हमसे मिले नहीं, तो हमको लगता है ये कंप्लेन मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप अभी भी देख रहे होंगे हम बैठे हुए थे तो डायरेक्ट सोशल मीडिया से लोग कांटेक्ट में आते हैं, और जब वो कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको सीधा बोलते हैं कि आप हमसे आके मिलिए। सोशल मीडिया की आपने बात कही, मैं आपको देख रहा था, आप लगातार इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी देख रही हैं कि कोई हमसे मिलना चाहता है और हम उसको बुलाते हैं, समय देते हैं। और आप ऑब्वियसली युवा हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में कैसे कर रही हैं? सोशल मीडिया का ऐसा जो सभी लोग मेरे ख्याल से कर रहे हैं वही है कि कुछ पोस्ट्स हैं, कुछ अब पैंडेमिक की वजह से, कोविड के रूल्स के वजह से ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उतने उस तरीके से जनसंपर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप मतलब जो युवा सुन रहे हों वो ये समझें कि वो आप ही इंटरेक्ट करती हैं अगर उनसे कोई बात करता है, या आपकी टीम बात करती है? नहीं, मैं डायरेक्टली, आपने खुद ही देखा, आप, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आपने वैसे ही देखा कि जो भी है मैं डायरेक्टली, मैं कम कोशिश करती हूँ, दिन में समय नहीं मिल पाता तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जितना भी हो सकता है कि उन सब मैसेजेस को पढूं, मिलूं, बात करूं, रिप्लाई करूं। कुछ कई बार लोग होते हैं जो सिर्फ जैसे स्टोरी है तो उस पर दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उन तक को मैं थैंक यू तक का मैसेज भेजती हूँ। सो आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और इसीलिए जमुई के युवा, बिहार के युवा हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट होगा। ये बताइए मैडम कि अभी आपका शूटिंग का करियर है और पॉलिटिक्स में भी आ रही हैं, आगे का क्या प्लान है? कि मतलब कंटिन्यू करेंगी शूटिंग का करियर या पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करेंगे, या दोनों साथ चलेगा? दोनों साथ चलेगा। क्षेत्र छोटा है, समय हमको यहाँ भी देना है, समय हमको शूटिंग में भी देना है, तो दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको लगता है हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओलंपिक गेम्स अगले साल पोस्टपोन हो चुके हैं, तो हमारे पास 1 साल पूरा रहेगा क्षेत्र को देने के लिए, और उसके बाद समय थोड़ा सा बटेगा। प्रायोरिटी ऑफ कोर्स राजनीति रहेगी और शूटिंग थोड़ा बैकफुट पे जाएगी। दोनों को मैनेज करेंगी? लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दोनों को 50-50% मैनेज कर पाऊँ। एक आखिरी सवाल ये है कि चूँकि आप ऑब्वियसली आपके फैमिली से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, आप अभी की राजनीति में रोल मॉडल किसे मानती हैं? रोल मॉडल कौन हो सकता है श्रेयसी सिंह के लिए? अभी तो देखिए, हम अपने पापा के, अपने फादर के आदर्शों पे चल रहे हैं और अपनी मदर के आदर्शों पे चल रहे हैं, तो एज अ रोल मॉडल तो हम उन्हें ही देखते हैं और लाइफ लॉन्ग देखते रहेंगे, बिकॉज उनसे बड़ा मेंटोर हमको लाइफ में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको।